Hello everyone, welcome to EK Education Group. So after a long time we will back once again at YouTube channel. So कुछ इशू होने की वजह से वीडियोस स्टॉप हो गई थी, बट अब से कंटिन्यूस वीडियो अपलोड होती रहेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें, so that everyone get maximum benefit from these videos. Okay, so let's start. But before the start, आप सबको प्रॉमिस करना होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को इस बात का भी प्रॉमिस करना होगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मेरा मोटिवेशन अगर बढ़ता रहा तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगी। साथ ही साथ इस वीडियो को क्यों देखना चाहिए, ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो 7th स्टैंडर्ड में, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक सीटेट, लाइक DSSB का एग्जाम, यूपीएससी, पीसीएस, इन सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी जो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रेडी करते हैं, देन उसके ऊपर हम बिल्डिंग ब्लॉक बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मेरी 7th क्लास की वीडियोस जो है ज्योग्राफी की, ये अब तक मैंने 3 चैप्टर्स अपलोड कर चुकी हूँ ऑन यूट्यूब। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी वो जाकर एक बार देख ले उन्हें। और साथ ही साथ आज हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है ज्योग्राफी का 7th क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। सो आप लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया होगा एयर। अच्छा, हमारे जो सराउंडिंग एयर है, क्या वो एक ही साइड से चल रही है? हम जो डे टू डे लाइफ में सबने फील की होगी, राइट? तो अब हम एयर के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, हमारा जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा ये: एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, फोटोसिंथेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये लेयर्स हैं। ओके, देन हम उसके बाद देखेंगे वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंसेस हैं, टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, एयर प्रेशर के बारे में जानेंगे, आइसोलेशन के बारे में जानेंगे, एयर प्रेशर के बारे में जानेंगे। इसी के साथ साथ हम हाई प्रेशर, लो प्रेशर क्या है, विंड्स क्या है और परमानेंट विंड्स कौन कौन सी हैं, लाइक परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स। हम विंड्स के बारे में अलग अलग तरीके से देखेंगे। देन हम प्रेशर बेल्ट के बारे में जानेंगे, साइक्लोन, मॉइस्चर, देन प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, साइक्लोन, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये सब, ह्यूमिडिटी, ये सब के बारे में हम जानेंगे। और ये बेस्ट टाइम है कि हम इस चैप्टर को और बहुत अच्छे से जान सकते हैं इन प्रैक्टिकल में, क्योंकि अभी हमारा जो सीजनल जो है रेनफॉल का टाइम चल रहा है, ठीक है? तो हम इसे बहुत अच्छे से जानेंगे, ह्यूमिडिटी को अच्छे से जानेंगे, राइट? और पूरे चैप्टर को ओवरऑल हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमने डे टू डे लाइफ में हम आजकल ऐसा ही कुछ वेदर देख रहे हैं। कभी हम शार्प, कभी हमारे जो क्लाउड्स हैं वो काले हो जाते हैं, कभी बिल्कुल व्हाइट होते हैं, और कभी कभी हम ठंडी एयर को फील करते हैं, कभी कभी हम गर्म, जब हम गर्मी में होते हैं तो फिर हम गर्म एयर फील करते हैं, और जब हम हमारे विंटर में आ जाते हैं तो फिर कैसी एयर होती है, ठंडी ठंडी, ठीक है? तो सबने एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? तो चलिए आज हम इस चैप्टर को इन डिटेल में पढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर, आवर अर्थ इज सराउंडिंग बाय ह्यूज ब्लैंकेट एयर दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारे चारों ओर है वो क्या है? एटमॉस्फेयर जो है ब्लैंकेट की तरह हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। आप बताइए कि अगर एयर ना हो तो क्या वी कैन सर्वाइव इन दिस अर्थ? नहीं ना। जैसे कि अगर हम मून पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर हम इस तरीके की अप्रोप्रिएट हमें एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा कि हम लिविंग कर सके वहां पर, ठीक है?
तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें जीने के लिए एयर की बहुत जरूरत है, ठीक है। इट प्रोवाइड अस द एयर वी कैन ब्रीथ, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। और जो एयर है वो हमारे सर्वाइविंग के लिए तो है ही है, बट अगर हम जैसे कि हम बिजली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो बाय द एयर कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके अदर फैक्टर भी हैं और अदर बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। देन विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ द प्रोटेक्शन वी वुड ब्लैक alight by the heat of the sun during day and get frozen during night, ठीक है। अगर विदाउट दिस ब्लैंकेट प्रोटेक्शन, जो ये हमें प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो ये हमें किस तरीके से कर देगा कि जो डे होगा वो सबसे ज्यादा हीट होगा सन की वजह से, और जो रात है वो फ्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके का वेदर अगर हमें मिलता इस प्रोटेक्शन के बिना, बट ये प्रोटेक्शन हमें मिला हुआ है, हमें थैंक्स करना चाहिए गॉड को कि हमें ये इतना प्यारा अर्थ दिया हुआ है जिसमें वी कैन सर्वाइव ऑल काइंड ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। सो यहाँ पर देखेंगे इट इज दिस मास ऑफ एयर दैट हैड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज लिवेबल। आप सब एग्री करेंगे इस बात से, ठीक है। अब हमारे साथ साथ ये जो एयर है ये सिंपल एक चीज नहीं है, इसके साथ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। लाइक आप सब देखेंगे कि एयर वी कैन ब्रीथ, एयर से हम क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं। इन व्हाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। जो हम गैस ले रहे हैं, आप ब्रीथ कर रहे हैं, तो इसमें बहुत मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो नाइट्रोजन है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये नाइट्रोजन है 78% ह्यूज मात्रा में। देन उसके बाद सेकंड जो है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो है 78% है और ऑक्सीजन 21%, विच मेक अ बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे ज्यादा गैसेस इन दोनों का है, ठीक है। देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है। नेक्स्ट उसके बाद हीलियम, आर्गन, ओजोन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर द फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। आप देख रहे होंगे है ना, 0.03% में कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आर्गन जो है 0.93% जो है आर्गन है, और अदर जो गैसेस है वो ओनली 0.04%, ठीक है। तो ये इतनी कम क्वांटिटीज में है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम देखेंगे इन गैसेस के अंदर कौन कौन से जो मिक्सचर होते हैं, टाइनी डस्ट जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं एयर के अंदर, ठीक है। अब हम अलग अलग गैसेस के बारे में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर, जैसे कि आप लोगों ने देखा 78% है एटमॉस्फेयर में। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. जब हम ब्रीथ लेते हैं तो कुछ मात्रा में, कुछ क्वांटिटी में हमारी जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी है वो हमारे लंग्स के अंदर जाती है, और हम इनहेल और एक्सहेल में हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। बट प्लांट नीड नाइट्रोजन, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है, बट प्लांट्स को है, ठीक है। प्लांट नीड्स नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। They cannot take nitrogen directly from the air. Okay, ये जो plants हैं वो directly नहीं लेते breathe. Bacteria that live in the soil and root of some plants may take nitrogen from the air and change it from so that plant can use it. अब हमारा जो fixation है यहाँ पर नाइट्रोजन का, ये देख सकते हैं। Suppose दैट ये हमारा ट्री है, प्लांट, ठीक है। ये जो इसका यहाँ पर जो सन की रेज पड़ रही है और जो हमें क्या करेगी, नाइट्रोजन के साथ साथ फिक्सेशन करेगी। तो इस जो ये रूट है, रूट के अंदर ये जो छोटे छोटे मोल्स बने हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, इसमें हमारे
नाइट्रोजन फिक्सेशन का बैक्टीरियाज हो जाते हैं। ये बहुत तरीके से हम देख सकते हैं, हमारे जैसे ही हम इस क्लास में आएंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। देन हमारे यहाँ पर भी एक बार देख सकते हैं कि हमारा जो रूट है, रूट के अंदर जो मोल्स बने हुए हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इस तरीके से डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये इस तरीके का हमारा सर्कल है। देन डिकेइंग ऑर्गेन्स एंड इस तरीके का नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिलेगा। देन सेकंड नंबर पर जो हमारी गैसेस है वो है ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। 21% हमने देखा था। ऑक्सीजन के बाद सेकंड लार्जेस्ट गैस जो है एटमॉस्फेयर में वो क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। Human and animals take oxygen from air as they breathe. Yeah. Green plants produce oxygen content in the air remain constant. If we cut the trees, then this balance get disturbed. तो आप देख सकते हैं कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से आते हैं? ये हमें प्लांट से मिलती है, और जो प्लांट को हम देते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं ना। तो नेक्स्ट जो है, अगर ऑक्सीजन की अगर हम सारे प्लांट्स कट कर दें और या फिर प्लांट्स की बहुत कम क्वांटिटीज होगी तो हमें सफोकेशन फील होगा, हम ब्रीथ लेने में हमें डिफिकल्टीज फील होगी, तो हमें बहुत सारे अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है ना। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस। Green plants use carbon dioxide to make their foods and their oxygen, है ना। Human and animals release the carbon dioxide. अभी मैंने जैसे बताया, the amount of carbon dioxide released by human and animals seem to equal to amount used by plants, which make a perfect balance. The balance is upset by bringing of fuel such as coal and oil. अगर हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं, लाइक कोल हो गया, ऑयल हो गया, या फिर प्लांट्स के कुछ लीव्स हो गए, हम उसे जलाते हैं तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, और उसके बढ़ने की वजह से क्या होता है? हीट बढ़ जाती है। ठीक है, आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो टेम्परेचर है वो डे बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। अगर ये हमने ना कंट्रोल किया तो ये बढ़कर बहुत ज्यादा हो सकता है, जो कि सर्वाइवेबल नहीं है। सो हमें इस तरीके की एक्टिविटीज से बचना चाहिए। ठीक है, एज अ रिजल्ट the increased volume of carbon dioxide is affecting the earth weather and climate. अभी हम नेक्स्ट उसमें वेदर एंड क्लाइमेट्स की डिफरेंस को समझेंगे क्लियरली। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का इन एक्टिविटीज के थ्रू ऑन द अर्थ। अब हमने देखा होगा, हम क्लाइमेट और के रिपोर्ट डे बाय डे अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर क्लाइमेट्स के बारे में जानते हैं, या फिर वेदर के बारे में जानते हैं कि आज का टेम्परेचर कितना रहेगा, कल का कितना रहेगा, आज रेनफॉल होगी नहीं होगी, आज सनी डे होगा या फिर आज क्लाउडी डे होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर चेंज इन द लास्ट 50 इयर्स में जो पहले के कंपेयर में देखा जाए तो अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा है। अगर हम यहाँ पर देखें 2010 में -1.0 इंक्रीज हुआ था, देन उसके बाद 0.5 एंड एवरेज 2.2। इस तरीके का हमारा फिनोमेना जो है 1951 से लेकर 1978 के बेस लाइन को जानते हुए ये हमारा इंक्रीज होता हुआ है। और हमारा जो टारगेट है पहले के अकॉर्डिंग कि ये जो टेम्परेचर है 1.5 तक लेकर आना है ऑल ओवर कंट्रीज को। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर create a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. Greenhouse gas without it earth would have been too cold. अगर ग्रीन हाउस गैस ना हो और ये रेडिएशन को
ना करे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हीट हो रही है तो और फिर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, हीट एंड टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, when air is heated it expand। अगर हमने देखा था, अभी हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर लो टेम्परेचर हाई, इसके बारे में जानना। तो अभी हम देखेंगे when टेम्परेचर इज हीट, जब हम, तो ये क्या होगा, जब टेम्परेचर हीट होगा तो जो गैस होगी, जो एयर होगी, वो क्या होगी, बहुत हल्की होगी, हल्की होगी और हॉट होगी। वो क्या होगा, जहाँ मतलब अपना स्पेस ढूंढ लेगी। इट बिकम लाइटर एंड गोज अप, ये अपना ढूंढ लेती है। अपने समर में देखा होगा कि जो एयर है वो ऊपर मतलब बहुत हीट होती है और ऊपर तक चलती रहती है और हल्की दिखाई देती है, हल्की महसूस होती है। वैसे ही इसका अपोजिट कोल्ड एयर, कोल्ड एयर जो है वो डेंसर है एंड हैवी है। जैसे कि अगर आपने इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, आप अगर आपके घर में एसी है तो आप ऑब्जर्व करिएगा कि जब एसी रूम के अंदर चलती है तो वहाँ का जो एयर है वो थोड़ी हैवी सी हो जाती है। लेकिन अगर हम उस एयर को, गेट को खोल दे, ओपन कर दे और गैस चला दें, वो एसी चली रहने दे, तो हम देखेंगे कि जो बाहर की गर्म हवा है वो फटाक से अंदर रूम के अंदर आएगी और जो कोल्ड वाली एयर है वो बाहर की साइड जाएगी और हमें तब क्या फील होने लग जाता है, गर्म। ठीक है, that is why it tend to sink down when hot air arises. Cold air from surroundings rushes there to fill the gap. ठीक है, that is how air circulation may take place. ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम इसे स्ट्रक्चर को कितने लेयर में डिवाइड कर देते हैं, फाइव लेयर में हम डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस कौन सा सरफेस है, जहां पर हम रहते हैं, हमारे हाउसेज है, हमारे ट्रीज है ना, तो ये हमारे सरफेसेस हैं। तो जहां हम लिविंग मतलब हमारा जो लैंड है सर, उससे हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो एयर लेयर आती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर हम अगर इस सरफेस से 0 to 12 किलोमीटर तक जाते हैं तो ये हमारा कौन सा हो गया, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अब हम इस ट्रोपोस्फेयर में हमें बहुत सारी चीजों का क्या होता है, हमें देखने को मिलती है एयर, हमें एयर आराम से मिलती है। हम यहाँ से हमारा जो एरोप्लेन्स हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में आराम से कंफर्टेबल होकर चलते हैं, यहाँ पर हमें क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर हम ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर की ओर जाए तो ये 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अराउंड जाते हैं और यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि एरोप्लेन कंफर्टेबल होकर चलते हैं, है ना। इसके बाद मेसोस्फेयर 50 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक है, जो कि यहाँ पर हमें रॉकेट वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद थर्मोस्फेयर 90 से 800 किलोमीटर तक, एंड उसके बाद एक्सोस्फेयर जो कि सरफेस में आते हैं, जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आप लोगों को ये इसके सीक्वेंस याद करना है। सबसे नीचे वाली लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। ओके, नाउ ट्रोपोस्फेयर इज द मोस्ट important layer of the atmosphere. It average height 13 किलोमीटर। यहाँ पर जो ये एयर मिलती है वो हमें ब्रीथ लेने लायक मिलती है, we can breathe, है ना। ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिनन लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टोन occur in this layer. देन इसके बाद जो स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, above the atmosphere lies stratosphere. It expand up to height of 50 kilometer. This is the most free and cloud and associated weather phenomena, making condition most detailed, most ideal for flying airplanes. Okay, then one
most important feature is that contain a layer of ozone gas. How it protect from harmful effect of the sun rays. तो ये हमें क्या सन रेज की हार्मफुल रेज से बचाती है. देन हम देखेंगे यहाँ पर मेसोस्फीयर. थर्ड लेयर कौन सी है? मेसोस्फीयर. फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फीयर, सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फीयर, देन थर्ड मोस्ट लेयर mesosphere. Mesosphere is a third layer atmosphere. It lie above the stratosphere. It expand up the height of 80 kilometers. Meteoroids burn up in this layer and entering from the surface. जो ये meteors हैं, ये जो छोटे छोटे कणस हैं, ये आपस में टकराते हैं and then burn होते हैं. और thermosphere फोर्थ लेयर जो है thermosphere is a temperature. इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो राइजेस होते रहते हैं एंड इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज होती चली जाती है. आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर. जो आइनोस्फीयर है ना, it expand between 80 kilometer to 400 kilometers. These layers help in radio transmission. In fact, radio wave transmitted from the earth are reflected back to earth by this layer. यहाँ पर आपको समझ में आया. Then exosphere की अगर हम यहाँ पर बात करें, the uppermost layer of the atmosphere, which is we know exosphere. This layer has very to air. Light gases like helium, hydrogen floated into the space from here. जो छोटी छोटी माइनर सी गैस हैं, हीलियम, लाइट, हाइड्रोजन, तो ये क्या करती है? फ्लोट करती है इन द एटमॉस्फेयर. अब आप मुझे ये बताइए कि हम ये क्यों बैरोमीटर क्यों यूज करते हैं, थर्मोमीटर क्यों यूज करते हैं, रेनबोज, ये विंड वैन्स, एडनोमिया, वेदर मैप्स, हाइड्रोमीटर, वेदर बलून्स, कंपास, वेदर सैटेलाइट, ये सबका हम यूज करते हैं ये के लाइक टूल्स. अभी हम नेक्स्ट पर चलते हैं. नाउ वी विल कम ऑन वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में हम जानने से पहले हम ये देखेंगे कि सबने प्रैक्टिकली देखा होगा कि हमारा एक तो सीजन आता है और एक हमारा डे टू डे टाइप में टेम्परेचर हम नापते हैं. जो डे टू डे लाइफ में चेंजेस आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वेदर. जैसे कि आज जो डे है वो सनी है, कल जो है वो क्लाउडी होगा, ओवरकास्ट होगा, थंडर स्टॉर्म आ सकता है, पार्टली थोड़ा सा क्लाउड्स होंगे और थोड़ा सा सन होगा, तो पार्टली सनी होगा, फॉग होगा, रेनफॉल होगा, हैवी रेन होगी, कम रेन होगी. तो ये सारी चीजें, रात में क्लाउडी होगा, क्या होगा, ये डे टू डे लाइफ में, जो डे टू डे लाइफ में ये चेंजेस होते रहते हैं. आज सनी है, कल में हो सकता है ना हो, है. तो इस तरीके हम ओवरऑल इसके एवरेज को देखते हैं, दैट इज वी कॉल वेदर. ठीक है. जैसे कि संडे को कितने डिग्री रहेगा? 25 डिग्री रहेगा. मंडे को हो सकता है 30 डिग्री रहे, है ना. ट्यूसडे को हो सकता है क्लाउडी रहे तो 27 रहे. उसके बाद हो सकता है कि 40 पर चला जाए टेम्परेचर. तो इस तरीके का जो टेम्परेचर है उसे हम क्या बोलते हैं? वेदर, जो वेरी करता है डे टू डे लाइफ में. देन क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लाइमेट में क्या होता है कि सीजन टू सीजन, जैसे कि विंटर है, विंटर में क्या रहेगा? ठंड रहेगी. तो ये इसका एक पर्टिकुलर पीरियड्स ऑफ टाइम रहता है, 6 मंथ या 4 मंथ का. जैसे कि समर हो गया, विंटर हो गया, और क्या हो गया, स्प्रिंग हो गया. तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है. अब हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट एवरेज और टिपिकल वेदर फॉर गिवन एरिया ओवर अ रिलेटिव लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वेदर क्या है? द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड, क्लाउडीनेस, प्रेशर एंड मोर. तो हम यहाँ पर एक और बार ये डिटेल में देख लेते हैं. ये जो वेदर है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं और जो क्लाइमेट है ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ठीक है. नाउ वी कम ऑन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर को देख लेते हैं. टेम्परेचर यू फील एवरी डे, राइट? Temperature of the atmosphere. In the atmosphere, the degree of hotness or coldness of the air
is known as temperature. Temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. ऐसा तो है नहीं कि टेम्परेचर जो है वो डे टू डे लाइफ में चेंज होता है, सीजन टू सीजन में भी होता है, थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। आज ज्यादा ठंड है, हम ऐसा बोलते हैं ना कि आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, जब हम विंटर में होते हैं तो हम बोलते हैं आज का टेम्परेचर ज्यादा हाई है, फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नहीं नहीं आज तो कल के कंपेयर में जो टेम्परेचर है वो डाउन है, थोड़ा लाइट मतलब ज्यादा है। तो इस तरीके से हम अप टू डेट, ये नहीं कि हम जो वेदर है वो एक पर्टिकुलर टाइम में ही देखेंगे, ये हम सीजन टू सीजन में भी वेरी करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, समर आर हॉट वेदर, विंटर आर कोल्ड, इस तरीके से हम देखने को मिलते हैं। आइसोलेशन के बारे में हम देखते हैं। An important factor that is influence of temperature is called isolation. Isolation means light of the sun. ठीक है, isolation is a coming solar energy intercepted by Earth. Isolation is the coming solar energy intercepted by the Earth. Next, the amount of isolation decrease from the equator towards the pole. जैसे कि अभी हमने स्टार्ट करा था फर्स्ट चैप्टर में, आप जाएंगे तो और अर्थ के बारे में जाना हमने, उसमें हमने सबसे उसमें 3 लेयर्स पढ़ी, इक्वेटर, ट्रोपोस्फियर, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक पोलर्स, है ना। इसी तरीके से अगर हम साउथ की ओर जाएंगे तो इक्वेटर, देन उसके बाद ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, देन पोलर्स। तो हम इस तरीके से जाएंगे और टेम्परेचर को भी हम देखेंगे। जो हम इक्वेटर टू ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर में जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो रैपिडली चेंज होता है और जो इक्वेटर है सबसे ज्यादा हॉट होता है, देन उसके बाद ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर थोड़ा लाइट होता है, एंड पोल से जो ऊपर जाएंगे तो हमें बिल्कुल फ्रीज जोन देखने को मिलेगा। तो हमें वो चैप्टर आप एक बार जाके डिटेल में देख लेगा, सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन ऑफ विलेज। ऐसा क्यों कि विलेज में टेम्परेचर लाइट है और मतलब कम है और सिटीज में ज्यादा है, ऐसा क्यों? तो हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो सिटीज में जो है कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स ज्यादा बनी हुई है, तो वो क्या होती है, वो जो सन की रेज है वो उसे हीट कर देती है और लोगों लॉन्ग टाइम तक हीट ही रहता है, जिसकी वजह से जो सिटीज है वो मच हॉटर रहती है कंपेयर टू विलेजेस। ठीक है, और जो विलेजेस में हमें कच्चे मकान देखने को मिलते हैं, सड़कें मिलती है, तो वहां पर जो हीट है वो जल्दी ऑब्जर्व नहीं करती है। ठीक है, तो द asphalt of road get heated up during the day. This heat is released by during night. ठीक है, नेक्स्ट एयर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने एयर प्रेशर के बारे में थोड़ा सा जस्ट जाना था, हम डिटेल में देखेंगे। आप लोग सरप्राइज होंगे ये जानकर कि एयर जो प्रेशर है वो किस तरीके से ग्रेट फोर्स है इन आवर बॉडीज। जो हमारी बॉडीज है, अगर हम एक जगह खड़े हैं तो वो क्यों खड़े हैं? ऐसा तो नहीं है कि अगर हम एक साइड से फोर्स लगेगा तो हम दूसरे आगे की साइड जाएंगे ना। जब आप देखेंगे थंडर स्टॉर्म या फिर बहुत ज्यादा एयर चलती है, तब आपने देखा होगा कि हम कई बार जो एयर इतनी ज्यादा प्रेशर में होती है कि हम हिल जाते हैं। तो हम हिलते क्यों नहीं है? और जबकि ऐसा तो है नहीं कि हमारे सराउंडिंग और हमारे सराउंडिंग में जो है वो एयर नहीं है, तो वो इस वजह से मिलते हैं, बिकॉज एयर प्रेशर अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि जो हमारी जो एक तरीके से प्रेशर लगा हुआ है, ये हमें किस तरीके से चारों तरफ से इक्वल फोर्स के थ्रू ये फोर्स लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम कांस्टेंट खड़े हैं, चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। अदरवाइज अगर एक साइड से लगता तो हम आगे की साइड हो जाते, एक साइड में हो जाते, गिर जाते, हम हिल जाते हैं, हमारा बैलेंस हम खुद अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट, the air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface. As we go up layer of the atmosphere, the pressure falls rapidly. The air pressure is highest at sea level and decrease with height. जब हम सी लेवल में जाएंगे तो सबसे ज्यादा एयर प्रेशर देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे
हाइट डिक्रीज होगी वैसे वैसे लेवल कम होगा। देन horizontally distribution of air get heated and rises, ठीक है। This create a low pressure area. Low pressure is associated with cloud skies and wet weather. In area having lower pressure, lower temperature, the air is cold. It is therefore heavy air sink and create high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny skies. The air always move from high pressure area to low pressure area. Okay. Then हम winds के बारे में पढ़ेंगे। Winds हमने 2 types की पढ़ी थी, permanent wind and seasonal wind and local winds, ठीक है। तो winds के बारे में पढ़ लेते हैं। The movement high pressure to low pressure area is called wind. It divided into 3 layers. First of all, permanent air winds. Permanent winds, trade winds, which is called, and westerly or easterly air, which is called permanently wind. These blow constantly throughout the year in a particular direction. कि इसका मतलब एक ही ये हर साल में पूरे 365 डेज एक ही प्रेशर में चलती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परमानेंटली। सीजनल विंड्स वो होती है जब चेंज होता है, मॉनसून हो गया या फिर वेदर हो गया, क्लाइमेट जैसे ही चेंज होगा तो सीजनल विंड भी बड़ा मतलब चेंज होगी। आपने देखा होगा जैसे कोल्ड में कोल्ड एयर होती है, समर में हीट एयर प्रेशर होता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे इस तरीके की जो विंड्स है वो चलती हैं। लोकल विंड्स के बारे में देखेंगे। दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज। Do you recall the hot and dry local wind of northern plains of India? It is called Loo. Okay. अब हम यहाँ पर देखेंगे जैसे कि suppose that this is equator. इक्वेटर से जैसे ही हम ये इधर की साइड से फोर्स हो रही है और इधर की साइड से फोर्स हो रही है, तो ये आपस में टकरा के अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है। ये यहाँ पर सबसे ज्यादा हॉट एरिया है। देन हाई ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, देन इसके बाद एंड फिर सब पोलर लो प्रेशर एंड हाई लो प्रेशर। इस तरीके से साउदर्न में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, देन सब पोलर एंड हाई लो प्रेशर। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने एयर के बारे में पढ़ा, ठीक है। एयर के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, सो दैट आप लोग अब इसके क्वेश्चन आंसर करने लायक हो गए होंगे और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम इसके MCQ करेंगे।